नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं 30 सितंबर का जो 2018 का आयोजित इंग्लिश का पेपर, जो कि आपकी प्रथम पाली का जो पेपर था उसके बारे में, इंग्लिश के पेपर के बारे में बहुत ही डिटेल में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डी माइनिंग। ठीक है, डी माइनिंग डैश द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, booby traps and unexploded bombs from an area so that once they dash, soldiers can pass over the area safely। ठीक है, एक बार और मैं इसको पढ़ लेता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, डी माइनिंग डैश द एक्शन ऑफ, डी माइनिंग डैश द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, बूबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे डैश सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग पहले समझते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, डी माइनिंग की बात हो रही है। तो डी माइनिंग डैश द एक्शन, डी माइनिंग डैश जो है ऐसा कोई एक्शन है, कोई एक एक्टिविटी है। क्या एक्शन है इसका, डी माइनिंग ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, जो लैंड माइन्स वगैरह होती है उसको रिमूव करने का एक एक्शन है। कुछ बूबी ट्रैप्स वगैरह कहीं फंसा हुआ है तो उसको हटाने का, ट्रैप्स का मतलब कोई रुकावट, कोई अवरोध, कोई बड़ी सी चट्टान है तो उसको हटाने के लिए, बूबी का मतलब बड़ी सी चट्टान, विशाल चट्टान जो है उसको हटाने का कोई तरीका है। एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स, ऐसे बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं ना, कई बार बॉम्ब वगैरह डिटेक्ट होते हैं, लैंड माइन्स वगैरह होती है तो उनको एक्सप्लोड करना होता है, उनको फेल करना होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या, डी माइनिंग। वो जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको डी माइनिंग कहा जाता है ना। देखो वही मीनिंग आ रहा है, फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे डैश, जब वो डैश हो जाए तब क्या होगा कि जो सोल्जर्स हैं हमारे वो दे कैन पास ओवर, वो वहां से निकल सकते हैं, उस एरिया से वो लोग सेफली निकल सकते। तो बेसिकली जो नक्सल प्रभावित एरिया या जो बॉर्डर का जो एरिया होता है वहां पर कई बार जो टेररिस्ट लोग हैं, नक्सली लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, लैंड माइन्स वगैरह बिछा देते हैं। तो गवर्नमेंट जो आर्मी है उनको क्या करना होता है, उसको एक्सप्लोड करना होता है, उसको माइन्स को खराब बर्बाद करना होता है, एक्सप्लोड करना होता है। तो वो जो एक्टिविटी है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। वो एक्टिविटी आपकी क्या कहलाती है, वो एक्टिविटी आपकी कहलाती है डी माइनिंग। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। भाई डी माइनिंग एक एक्टिविटी है जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। और ये एक तरह से आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन की बात हो रही है ना। कोई डेफिनेशन अपन देते ना, जैसे किसी ने पूछा बताओ व्हाट इज डी माइनिंग, बताओ, तो क्या बोलोगे, डी माइनिंग इज द एक्शन। कहने का मतलब ये कि डेफिनेशन जब भी हम बोलते हैं, जब भी देखो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कोई डिफाइन करने की बात हो रही है ना, डेफिनेशन की बात हो रही है। तो जब हम डेफिनेशन किसी की भी बोलते हैं तो डेफिनेशन जो है वो आपकी हमेशा कौन से टेंस में होती है दोस्तों, डेफिनेशन हमेशा आपकी जो है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा वॉज आ गया, आपका पास्ट टेंस का है। फिर यहाँ पे इज और उसके साथ बीइंग आ गया, फिर इज आ गया, फिर हैज बीन आ गया। देख लेते हैं कौन सा फिट होगा। तो देखो डी माइनिंग वॉज द एक्शन ऑफ रिमूविंग, इसका क्या मतलब है ना। अभी सेकेंड वाले ब्लैंक को मत देखो, केवल फर्स्ट वाले ब्लैंक को हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डी माइनिंग वॉज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन। मतलब ये जो डी माइनिंग था ना, ये पहले एक एक्शन था लैंड माइन रिमूव करने का, और अब नहीं है, मतलब वही है। तो ऐसा तो है नहीं, डी माइनिंग जो है वो तो अब भी वो एक्शन है, मतलब वॉज नहीं आने वाला है। तो ये आप क्रॉस कर दो, बिल्कुल फिनिश हो गया। फिर आप देखो
इज आया यहाँ पे, तो डीमाइनिंग इज, उसके बाद बीइंग आया, तो बीइंग का मतलब होता है होते हुए। देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, डीमाइनिंग इज बीइंग द एक्शन ऑफ, मतलब डीमाइनिंग जो है वो एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस होते हुए बूबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब फ्रॉम द एरिया। तो उसके आगे तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा है बीइंग लगाने की जात की, ये जो एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस होते हुए, ठीक है, ऐसा कोई मीनिंग का सेंस आ नहीं रहा है, मतलब आपका बी वाला भी नहीं होगा। फिर आप देखो कि डीमाइनिंग इज, देखो क्या लिखा हुआ है, डीमाइनिंग इज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस, बूबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट, है ना, तो ये हमको सही लग रहा है, ठीक है ना। ये देखो प्रेजेंट टेंस है, इज आया, सी वाला आपका करेक्ट लग रहा है। यहां देख लेते हैं डीमाइनिंग हैज बीन, तो दोस्तों क्या होता है, हैज बीन के बाद तो वर्ब का आईएनजी आना चाहिए, है ना, यहाँ पे तो वर्ब है नहीं, हैज बीन द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस, बूबी ट्रैप्स, तो ये तो सेंस में नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये हमारा सी वाला राइट है। अब देख लेते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या फिट हो रहा है, तो देखो बूबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब फ्रॉम एन एरिया, देखो सो दैट, ताकि क्या होगा कि वंस दे, अगर इसको मैं देखूं तो वंस दे आर रिमूव्ड, एक बार उनको हम लोग क्या कर दें, हटा दें, उनको रिमूव कर दें, तो क्या होगा कि सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली, सोल्जर्स वहां से सेफली आराम से निकल सकते हैं। तो बिल्कुल आपका मीनिंग वाइज ये भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी, मतलब दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है, बाकी हमारे रॉन्ग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, देखो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें पता करना है, वर्ब हमको पता करना है इन अ गिवन सेंटेंस, ठीक है। चार आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, एक तो ऑट टू, दूसरा ऑट, फिर है नीड और तीसरा है यूज टू। अब आप देखें क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट डैश डू समथिंग, देखो द गवर्नमेंट डैश डू समथिंग फॉर फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। क्या बात हो रही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है उनको कुछ करना चाहिए, है ना, किसके लिए करना चाहिए, फार्मर्स के लिए करना चाहिए। किस प्रकार के फार्मर्स के लिए करना चाहिए, जो कि सफर कर रहे हैं, जो कि परेशान हो रहे हैं, किसके कारण, ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन, है ना, जो कम वर्षा हुई, ठीक है, उसके कारण जो फार्मर्स को दिक्कतें आ रही है, तो सरकार जो है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो देखो गवर्नमेंट पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑट टू डू होगा कि गवर्नमेंट ऑट डू होगा कि नीड होगा कि यहाँ पे यूज टू होगा। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है, डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर आपके जो ये सारे भी जो है एक तरह से ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है ये आपके। देखो गवर्नमेंट ऑट टू का मतलब होता है जब हम किसी ड्यूटी की बात करते हैं, है ना, ड्यूटी की बात करते हैं, किसी कर्तव्य की बात करते हैं, ठीक है, कर्तव्य की जब हम बात करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ऑट टू लगाते हैं। ऑट जो है ना दोस्तों कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ टू लगाना है हमको, ठीक है। उसका कारण ये है कि ऑट और डू नहीं होता है ना, दो आपके फिर मेन, ये ऑट टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब हम इसके पहले टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे नीड डू, तो नीड टू होता तो हम लोग बोल सकते थे गवर्नमेंट नीड टू डू समथिंग, मतलब गवर्नमेंट को जो है कुछ करने की जरूरत है फार्मर्स के लिए, तो आपका ये भी हो सकता था, ठीक है, अगर नीड टू होता मतलब जरूरत, एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो लेकिन यहाँ पर टू नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। फिर यूज टू डू, गवर्नमेंट यूज टू डू करती है, यूज टू डू समथिंग मतलब यूज टू किया करती है, लेकिन अभी नहीं करती, गवर्नमेंट यूज टू डू समथिंग फॉर फार्मर, है ना, और यूज भी नहीं, यूज्ड टू डू होता है वो भी, है ना, सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये भी आपका नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ऑट टू करेक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑट टू डू, गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक तरह से ये एक आपका क्या है, ड्यूटी हो गया, कर्तव्य हो गया, या एक प्रकार का एक एडवाइस है, ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, एडवाइस है। देखो दोस्तों ऑट टू हो गया हमारा और शुड हो गया, दोनों का जो मीनिंग है ना लगभग सेम ही होता है,
शुड होता है और ought to हो गया, दोनों का जो मीनिंग है लगभग सेम होता है, बस ought to में एक ड्यूटी का सेंस हो जाता है, एक कर्तव्य का सेंस आ जाता है, बल्कि जबकि शुड जो है नॉर्मली एडवाइस के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन दोनों का लगभग सेम मीनिंग है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग या गवर्नमेंट ought to डू समथिंग, दोनों आपके करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ए वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। सबसे सुटेबल आपको डिटरमाइनर इसमें ढूंढना है। देखो क्या लिखा है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून्स। ठीक है, डैश टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे, है ना। देखो देयर आर, वहां पर किस तरह की बात हो रही है, एक टाइप्स ऑफ कार्टून्स की बात हो रही है, अलग अलग प्रकार के जो कार्टून्स हैं उनकी बात हो रही है, जो कि, है ना, दैट चिल्ड्रन लव, बच्चों को पसंद है, टू वॉच, बच्चों को देखना, पूरे दिन बच्चों को देखना पसंद है, पूरे दिन की बात हो रही। तो देखो देयर आर लिटिल टाइप्स ऑफ, तो लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल क्या होता है दोस्तों, थोड़े के सेंस में होता है, और लिटिल जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, और मच, मच का मतलब होता है काफी, मच का मतलब होता है काफी, और ये दोनों ही जो है हम लोग अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग गिन ना सके, जो हमारे गिनती में ना आए, उन लोगों के लिए ये शब्द यूज होता है। जैसे लिटिल वाटर हो सकता है ना, मच वाटर हो सकता है। लिटिल किसके लिए यूज हो सकता है, वाटर के लिए यूज हो सकता है। मच जो है वो किसके लिए यूज हो सकता है, मच आपका टाइम के लिए यूज हो सकता है। अब देखो फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब होता है कुछ, कुछ, ठीक है, बहुत ही कुछ या कम, फ्यूअर। लेकिन फ्यूअर में आप देखो कि ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कौन सी डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे किसी से कंपैरिजन होने की बात हो रही है क्या, देयर आर फ्यूअर टाइप्स, अगर फ्यूअर होता तो मतलब इसके बाद देन भी आना था, है ना। अगर यहाँ पे हमको कंपैरिजन ही करना था तो उसके बाद क्या आना था, देन आना था, तो फ्यूअर तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब हमारा सेवरल, सेवरल का मतलब भी होता है कुछ, और सेवरल आपका करेक्ट है। देखो देयर आर सेवरल, सेवरल मतलब अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के, है ना। तो दिया है ना सेवरल, कुछ अलग अलग, सेवरल मतलब अलग अलग, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग हमारे जो काउंटेबल सेंस में आता है। ठीक है, तो सेवरल आपका जो है वो काउंटेबल भी है। तो आपका दोस्तों कौन सा राइट हो गया, डी वाला आपका राइट हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको हमको सीक्वेंस बनाना है। मैंने आपको बताया है पहले, पुराने पेपर्स में बताया है कि भैया पहले आप इसका स्टार्टर ढूंढ लो, ठीक है, जिससे सेंटेंस को हमको स्टार्ट करना है। और जनरली स्टार्टर जो है आपका वो सब्जेक्ट हमको ढूंढना होता है, कर्ता, है ना, जो करता है क्योंकि देखो एक बात तो पता है हमको कि ये जो चारों सेंटेंस है वो एक ही पैराग्राफ का हिस्सा है। मतलब इस चारों का जो मीनिंग है वो एक ही सेंस में आने वाला है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कोई एक ही होगा, ठीक है, वो कोई नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कोई नाउन ढूंढना है जिसको सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट, देखो क्या है, सिमिलरली मतलब इसी तरह। अब शुरू वाले वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो है इस आपके स्टेटमेंट से शुरुआत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसी तरह से, अब किसी तरह से, किस तरह से, वो तो बात पता नहीं चल रही। क्या इससे हम शुरुआत करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलरली आ गया, मतलब किसी से कंपेयर होने की बात हो रही है, मतलब इसके पहले कुछ और होगा। तो देखो सिमिलरली कॉफी स्टार्ट्स टू लूज इट्स फ्लेवर इफ गेट्स ओल्ड, है ना। समझ में आ रहा है इसको पढ़ने पे कि इससे पहले कोई और वाक्य होना चाहिए। तो आपका 1 से शुरू नहीं होगा। तो 1 वाला देखो कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा। 3 ऑप्शन बचे। दूसरा देख लेते हैं, इट इज लाइक, देखो इट्स का मतलब होता है इट इज, ठीक है। इट्स का क्या मतलब होता है? इट और इज। तो क्या बोल रहे हैं ये, इट इज लाइक अ बनाना केप्ट इन द फ्रिज। ये किस तरह का है कि एक बनाना जो है, केला जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, ये ऐसा है जैसे केला फ्रिज में रखा हुआ है, उस तरह का है। तो ये ऐसा है। तो ये कौन है भाई? इट कौन है ना। इट का तो हमको कोई अता पता है नहीं। अगर शुरुआत ही इससे कर दोगे तो इसका
कोई जेन्युइन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो मिसिंग है। तो सेकंड से शुरू नहीं करोगे तो कट कर दो सेकंड वाला, ये रहा डीप ऑप्शन कट। अब बचे हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी और बी का। अब आप देख लेते हैं कि हम लोग इससे शुरू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। थर्ड से देखो, द टेस्ट ऑफ कॉफी, क्या बात हो रही है, द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। यहां पे देखो किसकी बात हो रही, यहां पे बात हो रही है द टेस्ट ऑफ कॉफी। क्या हम इसको सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉफी का टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा कर्ता कौन है, ये कॉफी का टेस्ट, जो टेस्ट की बात हो रही, जो कॉफी का जो टेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा नाउन है। और ये हमारा कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो कॉफी का जो टेस्ट है वो डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है। देखो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, वो डिपेंड करता है किस पे, ऑन इट्स फ्रेशनेस, वो अपनी फ्रेशनेस पर निर्भर करता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमको, मतलब 3 से स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। अभी चलो कंफर्म मत बताओ कि होगी या नहीं होगी ही, लेकिन हो सकती है, ये समझो। फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ से होगी क्या, आप देखो, इट गोज स्टेल इफ केप्ट फॉर मेनी डेज। स्टेल का मतलब एकदम बेस्वाद, उसका स्वाद एकदम खराब हो जाएगा, है ना। तो इट गोज क्या, इट क्या है, प्रोनाउन, ये अननोन है, ठीक है। इट का आपको पता नहीं है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इससे फोर्थ से शुरू नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन कट कर दो, मतलब ये वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। और वैसे भी 3 वाला हमको दिख ही रहा है कि सब्जेक्ट है ये। तो देखो द टेस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, देखो अब इससे मैच कर लो हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस, वो अपने फ्रेशनेस पर, उसका जो स्वाद है वो उसकी फ्रेश, कितना फ्रेश है उस पर उसका स्वाद निर्भर करता है। अब आप देखो कि फ्रेशनेस, सेकंड पॉइंट आप देखो कि टू इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन फ्रिज, ये किस तरह का है कि आप बनाना को जैसे फ्रिज में केप्ट करते हो उस तरह का है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इट गोज टेल इफ केप्ट फॉर मेनी डेज, वो क्या हो जाता है, एकदम उसका कलर, उसका जो स्वाद है वो खराब हो जाता है यदि हम उसको काफी दिनों तक रखें कहीं पर। फिर अगला देखो 1 वाला, सिमिलरली, उसी तरह से, किस तरह से कि जिस प्रकार बनाना फ्रिज पे रखने पे खराब हो जाता है, उसी तरह से कॉफी स्टार्ट टू लूज इट्स फ्लेवर, कॉफी भी जो अपना फ्लेवर है वो लूज करना शुरू कर देती, कब, जब वो पुरानी हो जाती है। मतलब आपका ये कॉम्बिनेशन 3 2 4 1 एकदम सही है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हमको बताना है कि इसका मीनिंग इनमें से कौन सी एक जो लाइन है, कौन सा एक सेंटेंस सही मीनिंग निकाल के हमको दे रहा है। अ मैन ऑफ इंथुजियाज्म, है ना, इंथुजियाज्म का मतलब होता है बहुत एनर्जी, है ना, बहुत ही एनर्जी या बहुत एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति, है ना, या बहुत ही ज्यादा फुर्तीला, एकदम फुर्तीला, चुस्त, एकदम चुस्त व्यक्ति, उसकी बात हो रही है। इंथुसियाज्म जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, मस्ट मतलब उसको क्या करना चाहिए, टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। टेक अ शॉट का मतलब होता है उसको कोशिश करना चाहिए, मस्ट ट्राई टू सॉल्व, क्या करने की, ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, टेक अ शॉट, या फिर उसको क्या करना चाहिए, एकदम प्रयास करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए, किसका, एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक, कुछ भी कोई परेशानी वाली बात है, कोई दिक्कत है, कुछ ऐसी समाज में कुछ कुरीतियां है, उसके खिलाफ उसको आवाज उठाना चाहिए, कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। जो भी समस्या उसको दिखती है, उस एनर्जेटिक जो व्यक्ति है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ये सेंस निकल के आ रहा है। तो देख लो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारा मेक एन अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। आपका अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों, प्रयास करना, कोशिश करना, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरा है डिमांड समथिंग, कुछ मांगना, डिमांड करना, कुछ डिमांड करना, क्या ये मीनिंग आ रहा है, बताओ। अ मैन ऑफ इंथुजियाज्म, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर बहुत आत्मविश्वास से भरपूर है, उसको क्या करना चाहिए, उसको डिमांड करना चाहिए, कुछ मांगते रहना चाहिए कि भैया आप भी दो, आप भी दो। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा आस्क समथिंग, उसको कुछ पूछना चाहिए,
है ना, सबसे क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, है ना, तो ये भी नहीं हो रहा है, पूछने की बात नहीं हो रही, मस्ट गिव समथिंग, उसको कुछ देना चाहिए। यहाँ पे देने की बात हो रही है क्या, अ मैन ऑफ इंथुसियाज्म, जिसके पास बहुत एनर्जी, बहुत फुर्ती, बहुत चुस्ती है, उसको क्या करना चाहिए, मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग। अब देखो अगर यहाँ बहुत पैसे वाला होता, अ वेल्दी मैन मस्ट टेक अ शॉट, तो एक मान के चलते कि अमीर आदमी है तो भाई उसके पास पैसा भी होगा, यहाँ तो एनर्जी की बात हो रही है, खूबी की बात हो रही है, बहुत खूबियों वाले व्यक्ति की बात हो रही है उसको, तो ये गिव देने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सही आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, मेक एन अटेम्प्ट, उसको हमेशा प्रयास करना चाहिए। टेक अ शॉट का मतलब होता है मेक एन अटेम्प्ट। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। टेक अ शॉट जो है ना, ये आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है मेक एन अटेम्प्ट, याद रखना है, ठीक है, याद रखो। फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है। फ्रेजल वर्ब है मेक टेक अ शॉट, इसका मतलब है मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन। अब आपके पास दो सेंटेंस हैं, ठीक है, दो सेंटेंस कौन कौन से, एक तो ये है, द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज स्पीच, स्पीकर ने क्या किया, जस्ट अभी अभी अपना जो स्पीच है उसको फिनिश किया। दूसरा देखो क्या है, द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स, ठीक है, तो स्पीकर ने अभी अभी क्या करा कि जस्ट फिनिश, अभी जस्ट मतलब अभी, जस्ट अभी अभी स्पीकर ने क्या किया, अपना जो स्पीच है, वक्तव्य है, वो फिनिश किया। उसके बाद दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि द पीपल स्टार्टेड, शुरू हो गए, पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन, चिल्लाना शुरू कर दिए। तो कैसा सेंस आ रहा है कि जैसे ही, है ना, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसको जोड़ना है हमको, कैसे जोड़ोगे हिंदी में, देखो कि द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश हिज स्पीच, मतलब जैसे ही या जो ही स्पीकर ने अपना स्पीच खत्म किया और जो लोग हैं वो एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना, मतलब जैसे ही लोगों ने जैसे ही स्पीकर ने अपना स्पीच खत्म किया वैसे ही लोगों ने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना, उस तरीके का मीनिंग आ रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो हार्डली, देखो सब में हार्डली दिया है, हार्डली हार्डली हार्डली, हार्डली का मतलब है ही नहीं की, ठीक है। हार्डली को अगर मैं हिंदी में देखूं तो क्या मीनिंग आ रहा है, ही, हाँ ही नहीं की, तो चलो एक नो सूनर होता है, हार्डली को हम लोग ले लेते हैं मुश्किल से, है ना, मुश्किल से आ रहा है, ठीक है, वो नो सूनर, हालांकि हार्डली और नो सूनर एक ही मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हार्डली मतलब मुश्किल से, मुश्किल से मतलब बहुत ही मुश्किल से, हार्डली हैड ए स्पीक मतलब वो करा ही था कि मीनिंग तो वही आ रहा है, देखो ये ही था कि, या फिर ही नहीं की, ऐसे भी आप ले सकते हो, ही नहीं किया, ही नहीं की, ये बीच बीच में डैश आ जाएगा, ठीक है, ही नहीं की, कहा था ही नहीं की, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच बिफोर द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन। दोस्तों इसका एक रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको इसका रूल बता देता हूं, वो बिल्कुल आप याद रखो। देखो इसका रूल क्या है, हमेशा याद रखना, ये जो आपका वर्ड है हार्डली, क्या वर्ड है, हार्डली, और एक और वर्ड है आपका कौन सा, नो सूनर, ये दो वर्ड कभी भी आते हैं, हार्डली, नो सूनर, ठीक है, ये वर्ड आपके नो सूनर वर्ड कभी भी आया, तो हार्डली कभी आता है तो हार्डली के साथ जो है हमेशा व्हेन लगाते हैं, हार्डली के साथ क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, और नो सूनर आया तो उसके बाद जो है हम लोग देन लगाते हैं, ये बिल्कुल आप लोग याद रखें, हार्डली के बाद क्या लगाते हैं, व्हेन, और नो सूनर जो है उसके बाद क्या लगाते हैं, देन, ठीक है। ये तो था आपका एक रूल। इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि हार्डली के बाद जो आपका सेंटेंस बनता है, ठीक है, हार्डली के आप बाद में ये सेंटेंस ये बनता है, सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है हार्डली के बाद, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब आता है। तो ये स्ट्रक्चर भी जो है दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, हार्डली या नो सूनर दोनों के लिए। तो हार्डली के लिए आपका ये आता है,
हार्डली प्लस आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर आपका मेन वर्ब आता है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ हमको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, हार्डली के बाद व्हेन चाहिए। देखो हार्डली, ये देखो हार्डली आया आपका, उसके बाद ये हैड आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्पीकर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिनिश्ड ये आपका क्या है, मेन वर्ब है और उसका थर्ड वाला फॉर्म है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिनिश्ड हिज स्पीच बिफोर, ये बिफोर आ गया, हमको बिफोर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, व्हेन चाहिए। यहाँ पे देखो ये देन आ गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, देन नहीं चाहिए। ये आपका आ गया व्हेन, ये आपका देख लेते हैं। बाकी देखो हार्डली हैड द, है ना, हार्डली हैड आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिनिश्ड हिज स्पीच व्हेन द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स, है ना, मतलब आपका सी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ये अगला देखो डी वाला, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश, ये फिनिश ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, ये V3 होगा हमेशा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपका आने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। हिज स्पीच, एंड भी आ रहा है, तो एंड से तो कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए व्हेन, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर हुआ, देखो किस तरीके से हमने किया, रूल याद रखना है, बस ये दिमाग में रखो आप लोग। हार्डली जो है उसके बाद व्हेन आता है, नो सूनर जो है उसके बाद देन आता है, बस इतना याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन है आपका, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन आपको ढूंढना है इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जॉन हैज लर्नड, ठीक है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, या थर्ड फॉर्म है, सॉरी हैज आया ना, हैज आया तो वी का थर्ड फॉर्म होता है, इसको कट कर देते हैं, वर्ब का ये आपका थर्ड फॉर्म है। लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल, है ना, डैश हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन। दोस्तों इसका हिंदी आपको करना पड़ेगा। जॉन जो है उसने सीख लिया, उसने क्या सीख लिया, उसने फुटबॉल खेलना सीख लिया, ठीक है, वो सीख गया है, मतलब उसने क्या किया, जॉन ने फुटबॉल खेलना भी सीख लिया। डैश हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, ठीक है, तो डैश हिज फेवरेट स्पोर्ट इज, लेकिन है ना उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्या है, बैडमिंटन है। मतलब आप इस तरीके से इसमें मतलब आ रहा है कि जॉन जो है उसने फुटबॉल खेलना सीख लिया अच्छे से, है ना, उसके बावजूद भी या फिर भी, है ना, फिर भी क्या हो रहा है कि उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्या रहेगा, या क्या है, वो बैडमिंटन ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जॉन हैज लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल, उसने अच्छे से फुटबॉल खेलना सीख लिया। ऑल्सो, है ना, ऑल्सो हिज फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल, मतलब के साथ, है ना, ऑल्सो का मतलब होता है इसमें ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, है ना, और के साथ, है ना, कि और ये भी ऑल्सो का यहाँ पे एंड से मतलब निकल के आ रहा है, एंड से मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एंड जो है वो दोनों लेकिन यहाँ पे देखो ऑल्सो तो यहाँ पे सेंटेंस में जम नहीं रहा है, दूसरा क्या है, सो, इसलिए देखो इसको देख लेते हैं बी को। जॉन हैज लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल, जॉन ने जो है अच्छे से फुटबॉल खेलना सीख लिया। येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, बावजूद इसके, मतलब उसने अच्छे से फुटबॉल खेलना सीख लिया, उसके बावजूद भी फिर भी क्या होगा कि ये जो आप बैडमिंटन है वो उसका फेवरेट ही है, ठीक है। तो येट यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, येट का मतलब है बावजूद, है ना, इसके बावजूद, ये सीखने के बावजूद भी उसने जो है बैडमिंटन उसका फेवरेट उसका है ना, फिर भी के सेंस में भी आ रहा है कि फिर भी उसका जो फेवरेट है वो क्या है, बैडमिंटन है। तो आपका यहाँ पे येट सही होने वाला है। एंड यहाँ पे ज्वाइन करने की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, कि जॉन हैज लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल एंड हिज फेवरेट, एंड थोड़ी बोलेंगे, एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज, नया एक दूसरे सेंस की बात हो रही है, तो एंड नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, ये नहीं आने वाला है, ये कट, बी वाला आपका राइट हो गया, येट आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसमें देखो चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस, आर्टिकल हमको चूज करना है, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं, देखो एडवर्टाइजिंग इज बोथ डैश आर, अच्छा ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये आर्ट है, ठीक है, याद रखना, मैं फिर से इसको कट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का एरर है, ये आर्ट, ठीक है, आर्ट आने वाला है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो दोनों बोथ डैश, है ना, आर्ट एंड डैश, आर्ट एंड डैश साइंस, सम ऑफ डैश एडवर्टाइजमेंट्स आर सो आर्टिस्टिकली डिजाइन दैट
दे आर द सोर्स ऑफ ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर। पहले थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है ना, जो इश्तिहार देना होता है उसकी बात हो रही है। इज बोथ, वो दोनों क्या है, डैश आर्ट एंड डैश साइंस। ठीक है, डैश आर्ट है और डैश साइंस है, हमको आर्टिकल उसमें से चूज करना है। सम ऑफ डैश एडवर्टाइजमेंट्स आर सो आर्टिस्टिकली डिजाइन। कुछ जो देखो, कुछ जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो कितना बढ़िया क्रिएटिव तरीके से, आर्टिस्टिकली तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि दे आर द सोर्स ऑफ ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर, की उनको देखने में बहुत मजे आते हैं, बहुत प्लेजर उनमें उनको देखने में आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ डैश एडवर्टीजमेंट, सम ऑफ डैश एडवर्टीजमेंट। तो डैश मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एकदम आपका स्पेसिफाई बात हो रही है। ये क्या बात हो रही है, स्पेसिफाई बात हो रही है, एक डेफिनेट बात हो रही है कि हम लोग सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स की बात नहीं कर रहे, कुछ चिन्हित एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब उसको कुछ एक ही कैटेगरी के एडवर्टाइजमेंट जो बहुत मजे दिलाते हैं, जिसको देखने में बहुत आनंद आता है, उन एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित बात हो रही है। मतलब निश्चित, कभी भी चीजें होती है, निश्चित वर्ड होता है, डेफिनेट वर्ड होता है, तो उसके पहले द लगाते हैं। मतलब एक चीज हमको श्योर हो रही है, ठीक है, एक चीज आपको श्योर हो रही है कि ये जो आपका तीसरे नंबर का जो है वहां पे द आने वाला है। क्या आने वाला है, द आने वाला है। तो द लास्ट वाला आपका द आने वाला है। द कौन कौन से हैं, ये भी द है, यहां पर भी द है, यहां पर भी द है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पे ये नहीं आने वाला, सी वाला आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और एक और मैंने तरीका बताया था क्या, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। मान लो एडवर्टाइजमेंट इज बोथ आर्ट है तो ए लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए या तो आपका एन आ सकता है या फिर आपका द आ सकता है। ठीक है ना, ए तो आएगा नहीं, तो ए वाला कट कर दो, कोई भी ए वाला आ रहा है। देखो यहाँ तो ए भी आ गया, तो वो तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, ए आ रहा है क्या स्टार्ट में, ए नहीं आ रहा है, चलो तो हमारा सी ऑप्शन कट हो गया। अब देख लेते हैं, साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो डैश आर्ट एंड साइंस। तो साइंस में आप देखो एस लगा हुआ है, मतलब या तो आपका यहाँ पे ए आने वाला है या फिर यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, द आने वाला है। दोनों में से कोई एक आने वाला है। तो मतलब एन नहीं आएगा सेकंड में एन नहीं आएगा, सेकंड में एन नहीं आएगा, यस नहीं दिया है। चलो बढ़िया, अब देख लेते हैं। देखो एडवर्टाइजिंग इज बोथ डैश आर्ट एंड डैश साइंस। ठीक है, तो बोथ डैश आर्ट एंड डैश साइंस। देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टर्म की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं, और एकदम उसको डेफिनेट देना। भाई एडवर्टाइजिंग जो है वो दोनों क्या क्या है, एन आर्ट, एक आर्ट। देखो इसको हिंदी करो कि जो इश्तिहार है वो क्या है, दोनों एक आर्ट भी है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो एक कला भी है और विज्ञान भी है, तो एक के सेंस में, वन के सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, क्योंकि अ आएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, कोई डेफिनेट बात हो नहीं रही, निश्चित टर्म में बात नहीं हो रही। तो ये आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो ये बी वाला दोस्तों आपका राइट हो गया। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन अ गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें टेंस हमको सही ढूंढना है। देखो तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। द बैंक डैश टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेथ। ठीक है, जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। ठीक है, अब इसमें इसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बैंक है उन्होंने क्या करा, डैश टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेट, डैश टू राइट ऑफ। अब राइट ऑफ का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है कैंसल। क्या मतलब होता है, कैंसल या फिर माफ करना। ठीक है, माफ करना। तो देखो बैंकों ने क्या करा, डैश टू राइट ऑफ, उनको माफ किया। क्या करा, लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेट, बहुत बड़ा जो किसानों का जो कर्जा था। ठीक है, डेट का मतलब होता है कर्जा, जो किसानों का जो कर्जा था उसको माफ किया। जस्ट बिफोर, जस्ट बिल्कुल किसके पहले, फाइनेंशियल ईयर एंडेड, जो साल अंत हुआ
31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जैसे अंत हुआ उसके पहले। तो बैंक डैश टू, तो देखो बैंक में क्या हुआ कि बैंक ने नहीं किया होगा, हो सकता है बैंक को किसी ने, गवर्नमेंट ने जो है फोर्स किया होगा, बोला होगा कि भैया आप जो है किसानों का सारा कर्जा माफ करो। तो देखो बैंक पहला है हमारा वॉज फोर्स्ड, बैंक को किसी ने फोर्स किया है ना उस सेंस में। दूसरा बैंक वॉज फोर्सिंग, मतलब बैंक किसी को फोर्स कर रही है। अब बैंक किसको फोर्स करेगी भाई, बैंक किसको फोर्स करेगी कि आप जो है बहुत सारा कर्जा माफ कर दो, क्योंकि बैंक के पास ही तो पैसा होता है, बैंक को ही तो लोन वापस से कर्जा लेना होता है, बैंक किसी और को फोर्स थोड़ी करेगी। तो यहाँ पे देखो मीनिंग वाइज ये तो आईएनजी तो आएगा नहीं, बैंक वॉज फोर्सिंग, बैंक फोर्सेस मतलब बैंक फोर्स करती है किसको, टू राइट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेट। अब वो किसको करती है यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस भी आपका रॉन्ग हो गया। बैंक विल फोर्स, बैंक फोर्स करेगी लेकिन किसको फोर्स करेगी, विल फोर्स टू राइट ऑफ द लार्ज, किसी और को नहीं करना है, बैंक को खुद को ही ये दबाव डाला जाता है, बैंक के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप जो है किसानों का जो कर्जा है जो चुका नहीं पा रहे हैं वो आप क्या कर दो, माफ कर दो। तो मीनिंग में आप देखो तो ये वाला आपका ए वाला राइट है, ठीक है। बैंक वॉज फोर्स आ जाएगा टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट हमको देखना है, अपोजिट मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। चलो इसका अपोजिट बताना है, तो ही इज, ये आपका वर्ड है इंटेंस, इसका अपोजिट आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें है आपका ही इज इंटेंस यंग मैन who takes life very seriously, वो कैसा है, इंटेंस, इंटेंस का मतलब बहुत ही गहराई से सोचने वाला व्यक्ति, बहुत ही गंभीर किस्म का व्यक्ति, ठीक है। जो गंभीर किस्म के जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही इंटेंस बोलते हैं, गंभीर किस्म के व्यक्ति या कोई बहुत ही सीरियस, बहुत ही भावुक किस्म के जो व्यक्ति होते हैं ना उनको हम लोग इंटेंस बोलते हैं, जो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं, इस तरह के व्यक्ति। तो ही इज इंटेंस यंग मैन, बहुत इंटेंस मैन है, हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली, जीवन को बहुत ही सीरियसली लेता है वो। तो यहाँ पे है ही, फर्स्ट है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है एकदम हल्का फुल्का, बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेने वाला व्यक्ति, एकदम नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है। तो मॉडरेट आपका हो सकता है। दूसरा है इमोशनल, इमोशनल का मतलब है बहुत भावुक किस्म का व्यक्ति, बहुत इमोशनल। प्रोफाउंड जो है, प्रोफाउंड का मतलब भी आपका होता है इंटेंस, ठीक है ना, प्रोफाउंड का मतलब भी क्या निकल के आता है, इंटेंस आता है। और एक विविड, हाँ विविड जो होता है, विविड का मतलब होता है आपका, उसका मतलब भी बहुत ही सीरियस किस्म का व्यक्ति, बहुत चमकदार है ना, चमकदार व्यक्ति, जो चमकीला किस्म का जो चीजें हैं, बहुत ही लाइमलाइट में जो रहने वाला व्यक्ति है, इस तरह का जो है ना उसको विविड बोलते हैं, चकाचौंध वाला जो है उसको विविड बोलते हैं। मतलब ये तीनों तो आपको, आप देखो ये तीन तो इसके क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। इसका मतलब है हमारा मॉडरेट जो है फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।